गाइज आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज पूरे देश में ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और देश के हित में कुछ अच्छा काम करो। हमारी ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप बहुत आगे जाओ, अपनी ऊंचाइयों को छू। चलिए फिर अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइज आप सभी को पता हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में, एसएससी में पूछे गए। गाइज हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाते हैं। इसमें अब तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके, 3 क्लास इस चैप्टर की हो चुकी है। आज ये चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे और आज की इस क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आधारित होगा। मासिक धर्मचक्र पीरियड्स के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उससे संबंधित आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबीजे में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं फुल डिटेल में। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। गाइज अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं, मुझे नहीं पता आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस समय मुझे देना है, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ मुझे 30 से 40 मिनट दे दीजिए। 30 से 40 मिनट में मेंस्ट्रुअल साइकिल और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से आसान भाषा में करवाने वाला हूँ। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है रजोनिवर्ती, ऑप्शन नंबर सी है रजोरोध, ऑप्शन नंबर डी है अतिरज। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/8/2022 को। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो भैया। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको संपूर्ण मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ जाए और फिर उससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आसानी से अच्छे से दे पाएंगे। देखिए भैया, तो हेडिंग क्या लगाओगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान से समझना भैया, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में 40 मिनट की क्लास ली थी। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो भैया कल की वीडियो देख लेना, क्योंकि आप में से वीडियो तो देखते नहीं हो, फिर कहते हो कि आप पढ़ाते नहीं हो। भैया हमने सब चीज़ पढ़ा रखी है, फर्क इतना है आप नहीं देखते। मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में से मासिक धर्मचक्र या फिर मासिक चक्र या फिर आर्तव चक्र या फिर पीरियड्स, इन सभी नामों से जाना जाता है। किसको भैया? मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एमसी को, पीरियड्स को, मासिक धर्मचक्र को, मासिक चक्र को, आर्तव चक्र। एक इसका नाम हो रहा है भैया, वो नाम क्या है? माहवारी। एक इसे माहवारी के नाम से भी जाना जाता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को।
इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भैया माहवारी नाम भी आ सकता है, तो आए तो बता देना, ठीक है भैया। इस चक्कर की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 28 से 29 दिन होता है। ये पूरा साइकिल, ये पूरा चक्कर 28 से लेकर के 29 दिन तक चलता है भैया। अब जब पीरियड्स आते हैं तो आप सभी को पता है क्या होता है, 3 से लेकर के 5 दिन तक, 3 से लेकर के 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है। क्या होता है? रक्त का स्राव होता है योनि मार्ग से। जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी लड़कियां हैं, आप सब अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और इसी समय हमारे पेट में दर्द भी होता है। तो पेट में दर्द क्यों होता है, ये जो ब्लड आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है सिर्फ लड़कियों में, सिर्फ महिलाओं में आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कब स्टार्ट होता है? तो जब लड़की 11 से 13 वर्ष में, यानी कि किशोर अवस्था के समय, किशोर अवस्था के समय जब वो 11 से 13 वर्ष में पहुंचती है, तो भैया सबसे पहले 11 से 13 वर्ष की उम्र में देखा जाता है और उसे कहा जाता है रजो दर्शन। रजो दर्शन महिला में ये अंतिम 50 से 55 वर्ष की उम्र में अंतिम बार दिखाई देता है और उसे कहा जाता है रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है पहला मासिक धर्म को, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो मैंने अभी अभी बताया कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था के समय जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स आते हैं तो उसे रजो दर्शन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रजो दर्शन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को पूछा गया है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलो, तो हमें पता कैसे लगता? अब ये साइकिल के जो 28 से 29 दिन की जो प्रक्रिया होती है वो तो हमें पता नहीं लगता। हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि भैया 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है योनि मार्ग में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक अवधि होती है 28-29 दिन की, और हर 28-29 दिन में महिलाओं में किशोर अवस्था से लेकर के 50 से 55 वर्ष तक ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र देखा जाता है। ये उस समय बंद होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। उस समय 9 माह के लिए ये भैया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, ये आने बंद हो जाते हैं। नहीं तो ये भैया किशोर अवस्था से 11 से 13 वर्ष की उम्र से भैया 50 से 55 वर्ष की उम्र तक ये लगातार आते रहते हैं। और गाँव में मैं आपको बता दूं, इसी पीरियड्स को गर्भधारण का संकेत मानते हैं। कैसे? जैसे कि अगर किसी माह में ये पीरियड्स नहीं आए हैं तो हम मानते हैं कि भैया वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर वो लगातार आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तो सोचते हैं कि भैया महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसे गर्भधारण का संकेत भी माना जाता है इस पीरियड्स को। वैसे सिटी में तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिन्हें पता लग जाता है कि भैया प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन गांव में आज भी भैया इसी के द्वारा ही गर्भधारण का संकेत माना जाता है, गर्भधारण का पता लगाया जाता है। अब देखो, ये शुरुआत में 28 से 29 दिन की जो कहानी है, शुरुआत से लेकर के 28 से 29 दिन की कहानी है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं। आपने सुना होगा लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये सभी हार्मोन कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में सहायक होते हैं।
इसकी जो अवधि है वो 28 से 29 दिन होती है, लेकिन आजकल खान पान की वजह से भैया ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। जो एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें हैं हम आपको वो ही बता रहे हैं, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज़ें ही हम आपको बता रहे हैं भैया। चलिए, अब मैं ग्राफ की सहायता से भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि भैया हमने ग्राफ बता दिया। एक साथ में 3-4 प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हार्मोन अलग दिखाए जाते हैं, अंडाशय में जो होने वाली प्रक्रिया है वो अलग दिखाई जाती है, गर्भाशय में होने वाली जो प्रक्रिया है वो अलग दिखाई जाती है। खैर छोड़िए, जिस तरीके से मैं आपको याद करवाता हूँ उस तरीके से याद करिए, गारंटी है आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि 28-29 दिन की अवधि है, तो शुरुआती एक से तो नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत में 3 से लेकर के 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है। तो देखो, इसमें 4 अवस्थाएं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जो पहली अवस्था जो होती है उसे कहा जाता है आर्तो प्रवस्था। क्या कहा जाता है? आर्तो प्रवस्था कहा जाता है, और इसका समय होता है शुरुआती 3 से 5 दिन। शुरुआती 3 से 5 दिन। अब शुरुआती 3 से 5 दिन में क्या होता है? तो भैया रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव होता है योनि मार्ग से। गांव में रहने वाली लड़कियां और जो महिलाएं हैं उनमें विशेष, खैर अब तो पहले वाली बात नहीं रही है, आजकल सभी ही जागरूक हो चुके हैं, लेकिन पीरियड्स के समय कपड़े का यूज करती है। कपड़े का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है, यूट्रस कैंसर होने की संभावना रहती है, ओवरी कैंसर होने की संभावना रहती है, जिससे यहाँ तक की प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी जो महिलाएं होती है वो माँ नहीं बन पाती। इसलिए इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, शुरुआत में 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है योनि मार्ग से। उस समय हमारे पेट में दर्द होता है। तो पेट दर्द होने पर जो पेन किलर आती है, जो दर्द की दवाई आती है, वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जितना फायदा नहीं करती उतना वो नुकसान कर देती है। तो उस चीज़ का भी हमें विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये रक्त आता कहाँ से है, पेट दर्द क्यों करता है? तो देखो भैया, आपका जो यूट्रस होता है, आपका जो गर्भाशय होता है, आपका जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय की 3 परत होती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम, बीच वाले को कहा जाता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाले को कहा जाता है पेरीमेट्रियम। तो यहां पर जितना भी खेल होगा वो सब अंदर वाली परत में होगा। तो जब भी रक्त का स्राव होता है, इस रक्त के स्राव में गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये एंडोमेट्रियम टूट टूट करके भैया 3 से 5 दिन तक लगातार बाहर आती रहती है ब्लड के माध्यम से। गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है, जिसके कारण भैया ये गर्भाशय की दीवार टूटती है। और इसी के कारण जब गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब सिकुड़ता है, तो हमारे एब्डोमिनल वाला जो भाग होता है उसमें दर्द होता है, चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं करता। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है। तो शुरुआत में 3 से 5 दिन तक भैया ये प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसे मिटा देता हूं और 6 से लेकर के 13 दिन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। चलो लिख ही लेता हूँ। आर्तो प्रवस्था के बाद में जो दूसरा प्रवस्था आती है वो होती है भैया पुटकीय प्रवस्था। पुटकीय प्रवस्था ये 6 से लेकर के 13 दिन की प्रवस्था होती है। वैसे शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत में 3 से 5 दिन के बाद में 6 से लेकर के 13 दिन तक। इसमें क्या होता है?
मैंने कहा कि 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली है आर्तो प्रवस्था, दूसरी है पुटकीय प्रवस्था। अब समझते हैं भैया इस पुटकीय प्रवस्था में क्या होता है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड्स होती है, एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और आप सभी को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह हाइपोथैलेमस को छोड़ करके शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों पर अपना अधिकार जमाती है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच हार्मोन। तो यहाँ पर जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, उसका स्राव होता है और उसकी प्रेरणा से पुटक जो होता है उस पुटक में ग्रोथ होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये पुटक है क्या? तो मैं आपको बता दूं, जब एक लड़की माँ के गर्भ में होती है उस समय उसके अंडाशय में पुटक का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ये पुटक आगे चल करके इस पुटक में अंडाणु का, अंडा का, एग का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की का जन्म हो जाता है उसके बाद में एकदम इस पुटक की ग्रोथ रुक जाती है और वो किशोर अवस्था का इंतजार करती है कि जब तक किशोर अवस्था नहीं आएगी, जब तक हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं देगा। ब्रेन में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसका स्राव किया और वो हार्मोन सिग्नल देता है किसको? पुटक की ग्रोथ को। तब जाकर के भैया इस पुटक की ग्रोथ होती है और पुटक पर परतें आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एक परत आई तो उसे प्राथमिक पुटक कहा जाता है, दूसरी परत आती है द्वितीय पुटक, फिर परत आती है एक और तृतीयक पुटक कहा जाता है। इन पुटक के, इन परतों के नाम भी भैया हमें ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद नहीं करना है, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुनना है। अब जैसे ही भैया ये पुटक का निर्माण हो गया तो इन पुटक से किसका निर्माण होता है? इन पुटक से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो आप सभी को पता है, शुरुआती जो 3 से 5 दिन तक जो रक्त का स्राव हुआ था उसमें गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार थी एंडोमेट्रियम, ये टूट टूट कर भैया नीचे गिर रही थी। तो इसी गर्भाशय की जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, इसे बनाने का काम स्टार्ट कर देता है कौन? भैया ये एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये प्रोसेस होती है भैया 3 से लेकर के 5 दिन में। मैं आपको फिर बता देता हूं, तो पहले मैं इन चीजों को मिटा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। मिटा दूं? अगर आपने ध्यान से सुना है तो मेरी बातों को बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि चीजें देखो थोड़ी जटिल हो जाती है जब आप एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ते हो। भाई जब आप एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ते हो तो थोड़ी चीजें कठिन हो जाती है, और हम आपको एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ा रहे हैं। देखो क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन में कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है भैया। और ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा एलएच। कल की वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो एफएसएच हार्मोन है, इस एफएसएच हार्मोन की ग्रोथ होती है, ये ज़्यादा स्रावित होता है और इससे प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है भैया? कि अंडाशय में जो पुटक है, भाई अंडाशय में जो पुटक है उस पुटक में वृद्धि होनी चाहिए। तो प्राथमिक पुटक का निर्माण होगा, इसे हम 1 डिग्री से लिखते हैं। द्वितीयक पुटक का निर्माण होगा जिसे हम 2 डिग्री से लिखते हैं। तृतीयक पुटक का निर्माण होगा जिसे हम 3rd डिग्री से लिखते हैं। और इन पुटकों से क्या होगा? इन पुटकों से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होगा। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, ये आप सभी को पता है टूट चुकी है। शुरुआती 3 से 5 दिन तक जब रक्त का स्राव हो रहा था तो ये एंडोमेट्रियम ही टूटकर शरीर से बाहर निकल रही थी योनि मार्ग की सहायता से।
तो इस एंडोमेट्रियम का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। बोलो, तो ये प्रोसेस होती है भैया 6 से लेकर के इस 13 दिन में। आ गई समझ में? ओके, अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है भैया, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रेरणा देता है किसको, इस पुटक को, जिससे ये पुटक फट जाता है और भैया इससे क्या निकलता है, इससे अंडाणु निकलता है और वो अंडाणु निकल कर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और ये जो अंडाणु होता है ये भैया शुक्राणु का इंतजार 24 घंटे तक करता है। चलो मिटा देता हूं और मैं आपको बता देता हूं, मिटा दो इसको। ओके, देखिए भैया 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से मैंने आपको बताया था, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकल रहे थे, जिसमें से जो ये LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका स्तर बढ़ जाता है और इसकी प्रेरणा से क्या होता है, जो पुटक है ये पुटक फट जाता है और फट करके इससे किसका निर्माण होता है, इससे अंडे का निर्माण होता है, अंडा बनता है, एग निकलता है, वो एग बाहर निकलता है और ये एग बाहर निकल कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, इस ओवरी में ये अंडोत्सर्ग की प्रोसेस हुई क्योंकि इसमें पुटक था और वो पुटक फटा तो भैया ये एग बना और ये एग कहाँ चला जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है भैया, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका गर्भाशय है भैया, है कि नहीं है। अब ये प्रोसेस होती है भैया 14वें दिन। अब ये जो अंडाणु है यहाँ पर, ये जो एग है ये शुक्राणु का इंतजार करता है 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे तक आ जाता तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब है ये सिकुड़ेगी और भैया इस गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जिसका निर्माण अभी फिलहाल में एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो इस एंडोमेट्रियम का निर्माण कर रहा है, इस एंडोमेट्रियम के पास जाकर के चला जाएगा, ये अंडाणु है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ से नष्ट हो जाएगा और नष्ट होकर के खत्म होकर के खा चला जाता है भैया गर्भाशय की दीवार में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही काम नहीं होता, 2 प्रोसेस होती है, उनके बारे में वो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको 14वें दिन की कहानी ये याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, मिटा दो। ओके भैया, कल की वीडियो देख लेना, 40 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया। पूरी आपकी क्लास 12th में जो NCERT है उस NCERT के बेस पर मैंने आपको पढ़ाया है, आपका सिंगल क्वेश्चन में नहीं छूटेगा। बस फर्क इतना है कि मैंने आपको ग्राफ की सहायता से नहीं पढ़ाया। मैं आपको स्लाइड चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना भैया। अब देखिए इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? ओके, अब देखो क्या होता है, 15वें दिन से लेकर के 28 दिन की कहानी के बारे में समझते हैं। और ये जो कहानी है भैया, ये जो 15 से लेकर के 28 दिन की जो कहानी है, इस अवस्था को कहा जाता है ल्यूटिकल प्रावस्था। क्या कहा जाता है भैया? ल्यूटिकल प्रावस्था। और इस प्रावस्था में क्या होता है भैया वो समझना, ध्यान से समझना। मैंने कहा है कि अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है उसमें जो अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। अब जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहां पर भैया 2 प्रोसेस होती है, ध्यान से समझना। जो पहली प्रोसेस होगी, इस पहली प्रोसेस में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में क्या है, अंडा है। अगर उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो शुक्राणु है वो भैया फैलोपियन ट्यूब तक आ जाएंगे और क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी
फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया हुई, और निषेचन की प्रक्रिया होते ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये भैया यूनिसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है ये जाइगोट। इसे मानव जीवन की पहली कोशिका भी कहा जाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो भैया वो महिला है जो है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो गर्भ धारण कर लेगी भैया। फिर ये जो जाइगोट है ये फेलोपियन ट्यूब में बना है, फेलोपियन ट्यूब सिकुड़ेगी और सिकुड़ करके जाइगोट का चला जाएगा। गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है से एंडोमेट्रियम कहा गया है, उस एंडोमेट्रियम में जाकर के धस जाएगा, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन अंतरोपण कहा जाता है। फिर इसी गर्भाशय में भैया पूरे 9 माह तक सबसे पहले यहाँ पर एक कोशिका विभाजन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विकास होगा, तब जाकर के शिशु बनेगा। पूरे शिशु का 9 महीने तक जो विकास होता है वो इसी गर्भाशय में होता है भैया, और उसके बाद में उसका 9 महीने के बाद में जन्म हो जाता है। एक प्रोसेस तो ये होती है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? अब इस प्रोसेस के साथ साथ में क्या होता है भाई एक प्रोसेस तो ये होती है, लेकिन दूसरी प्रोसेस क्या होती है कि आप सभी को पता है, जो पुटक की प्रोवस्था थी जिसमें पुटक की वृद्धि हुई, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक का निर्माण हुआ, फिर ये पुटक फूटा, और पुटक फूटने के बाद में ये पुटक फूटा और फूटने के बाद में इस पुटक ने अंडाणु का निर्माण किया। लेकिन ये जो पुटक होता है, ये जो पुटक होता है, अब ये पुटक कुछ न कुछ तो काम करेगा भाई। पुटक फूट गया, अंडा बाहर निकल गया, उधर ये प्रोसेस हो गई। लेकिन ये पुटक क्या करता है, ये परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है अब ये किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसे गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्भधारण में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या करता है भैया, इसका मासिक धर्म चक्र में पीरियड्स में क्या रोल होते हैं, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा था, ये जो एंडोमेट्रियम दीवार है मेरे भाई इसको बनाने का काम कर रहा था। तो उसको मेंटेन रखने का काम, उसको परिपक्व बनाने का काम, उसको अच्छी तरीके से बनाने का काम कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम सोच रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर दिया, ये सोच रहा है कि भैया जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये जाइगोट कहाँ जाएगा, गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर के धसेगा, और यहाँ पर पूरे 9 माह तक भ्रूण का विकास होगा, शिशु बनेगा, और पूरे 9 माह तक वहाँ पर वो प्रोसेसिंग होगी भैया, वो गर्भधारण की प्रोसेस होगी गर्भाशय में। इसलिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उस गर्भाशय की आंतरिक दीवार को बनाता है मजबूत। क्योंकि शुरुआती दिनों में भैया जब जाइगोट गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धंसता है तो उस जाइगोट को जो पोषण है, जो न्यूट्रिएंट है, वो इसी गर्भाशय की आंतरिक दीवार से, एंडोमेट्रियम से ही लेता है। उसके बाद में जब शिशु बन जाता है, भ्रूण का विकास होता है, शिशु बनता है, तो प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। उस प्लेसेंटा की सहायता से माँ अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध करा देती है। लेकिन शुरुआती दिनों में इस एंडोमेट्रियम की सहायता से ही भैया पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए भैया इसका आंतरिक दीवार का विकास होना जरूरी है, तो उधर ये प्रोसेस हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आती है भैया, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो यहाँ पर जो अंडा निकला है फेलोपियन ट्यूब में, ये अंडा क्या करता है, ये 24 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु नहीं आया तो ये अंडा नष्ट हो जाता है, तो ये अंडा नष्ट हो जाता है भैया, और नष्ट होकर कहाँ चला जाता है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, उससे जाकर के चिपक जाता है, उससे जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, अब भैया इंतजार कर रहा है गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम भ्रूण का, वो जाइगोट का। जाइगोट आएगा, फिर उसमें कोशिका विभाजन होगा, तो उसको ही तो न्यूट्रिएंट उसको ही तो प्रदान करेगा। लेकिन जब जाइगोट आया ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर भैया ये जो पुटक है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, जो पुटक परिवर्तित हुआ है कार्पस ल्यूटियम में, ये कार्पस ल्यूटियम है भैया, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा,
ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये लास्ट 28 दिन तक की होती है, 15 से लेकर 28 दिन में, तो लास्ट जब 28 दिन आते आते सारी प्रोसेस होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा। जैसे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम वाली दीवार है जिसको ये मेंटेन कर रहा था भैया, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भैया टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के कारण शुरुआती आर्तोप्रावस्था में 3 से 5 दिन तक ये भैया ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम है ये टूट करके भैया रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है योनि मार्ग से। अब ये कब टूटती है, ये तो नहीं है कि भैया अपने आप टूट जाएगी, नहीं, कुछ प्रोसेस होती है जिसके तहत भैया गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़न पैदा होती है, और उसी सिकुड़न के कारण गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटती है, और ये जो नष्ट हुआ अंडा है, ये अंडा और ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है भैया, ये वापस जब गर्भाशय सिकुड़ेगा तो फिर भैया रक्त के स्राव होगा योनि मार्ग से और वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। हर महीना यही प्रोसेस चलती है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रोसेस पुट की प्रावस्था आ जाएगी, फिर तीसरी प्रोसेस अंडोत्सर्ग की आएगी, चौथी प्रोसेस लूटिकल प्रावस्था आ जाएगी। ये प्रावस्था चलती रहती है मेरे भाई। अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने आपको बता दिया 9 महीने तक ये पीरियड्स नहीं आएंगे भैया। तो ये सारी कहानी है मेरे भाई पीरियड्स की। इनमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, जितने भी क्वेश्चन अब तक आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो आज के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया है। अब भैया देखो, इतनी आसान भाषा में पढ़ाया है, ग्राफ की सहायता से पढ़ोगे तो आपको समझ में आने की संभावना हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट ये भी है, ग्राफ के सहायता से पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर करे क्या, ग्राफ है नहीं है। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है अगर उसी चीज को आप ग्राफ के सहायता से देखें, भाई ग्राफ में जो दिया हुआ है, जो डायग्राम में दिया हुआ है, अगर आप उसकी सहायता से देखें तो आराम से उन चीज़ों को पढ़ सकते हो भैया। मेरे पास क्लास 12th की बुक है भैया, 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करूंगा, कहाँ रखी हुई है, कल ही मैं पढ़ रहा था भैया, 1 मिनट रुकना, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये देखो क्लास 12th की NCERT ये है, ये देखो ये ग्राफ है, ये आर्तचक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेख निरूपण। जो मैंने आपको चीजें सिखाई है उसी चीजों को अगर आप ग्राफ में देखोगे, इस ग्राफ को खोल करके, इस डायग्राम को खोल करके अगर जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उस चीज को देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो भैया सारा का सारा ये आर्तचक्र का आरेख आपको समझ में आ जाएगा। पास से बता देता हूँ, ये देखो जो सारी घटनाएं इसमें दर्शाई गई है वो सारी घटनाएं मैंने आपको बताई है, यहाँ तक कि थ्योरी भी कॉपी की है। कॉपी का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं है कि भैया मैंने NCERT की कॉपी कर ली, पेस्ट कर दिया आपके सामने। हाँ NCERT हम पढ़ाते हैं लेकिन अपने अंदाज में, फिर किताबों में और टीचर में फर्क क्या हुआ, ठीक है भाई। और कल की वीडियो अगर आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली, मासिक धर्म चक्र वाली, तो उसमें तो आपको सारी की सारी ही कहानी समझ में आ जाएगी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया। अब रेलवे में देखो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है, इतने NCERT में इतने डिटेल में नहीं पूछे जाते। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रजो दर्शन होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। 30 मिनट की क्लास वैसे ही हो चुकी है, चले आगे। ओके बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में 5/9/2022 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रजो दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है रजो निवर्ति, ऑप्शन नंबर सी है रजो धर्म, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरमेनोरिया। बताइए, अब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अब तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मासिक धर्म की समाप्ति कब होती है, जब महिलाओं की उम्र 50 से 55 साल हो जाती है, और उसे क्या कहा जाता है, जब अंतिम बार दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है रजोनिवर्ती। शुरुआत कब होती है, तो किशोर अवस्था में 11 से 13 वर्ष में होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रजो दर्शन कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए,
चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया, ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 29/9/2022 को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भैया, और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अभी पिछले आधे घंटे में, लगभग 30 मिनट में जो मैंने आपको सिखाया है, उसी चीज का ये सहारा है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, अच्छे से अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि महिलाओं में जो गर्भाशय की भित्ति होती है, वो स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। बताया था मैंने भैया, कुछ हार्मोन सहायक होते हैं इस गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसको विकासशील करने के लिए। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है, इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, कि मोटी परत विस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म, या फिर मासिक धर्म, या फिर मासिक धर्म चक्कर, या फिर महावारी, आर्तव चक्कर, पीरियड्स, ऋतुस्राव, इन सभी नामों से जाना जाता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म, रजोधर्म। ठीक है भैया, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखते ही इन क्वेश्चनों का आंसर आपको करना है। ठीक है भाई, ओके। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 31/8/2018 को। ज़्यादा अंदर से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भैया। आप ये नहीं है कि भैया एनसीईआरटी में से उठा करके दे देगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया रेलवे में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी, जेईओ, आरपीएफ हो, कोई सी भी एग्जाम हो। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है भैया। 2024 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोदर्शन से होती है। जब पीरियड्स आता है तो पीरियड्स जो पहली बार आता है उसे रजोदर्शन कहा जाता है, जो अंतिम बार आता है उसे रजोनिवर्ती कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए, मेरी कुछ बातें हैं भैया उनको। देखो, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपसे रेलवे में पूछा गया है, उसको भी मैं कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। वो ये है कि 1 फरवरी को मैंने एक बैच स्टार्ट किया था, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था भैया, चैप्टर वाइज। 8-9 चैप्टर में उस बैच में करवा चुका, और ये उसी बैच का एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपसे रेलवे में पूछे गए। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैंने नाम लिखा गया है, एग्जाम का डेट लिखी गई है, और प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है, जैसे कि आज की क्लास आपने देखी उस हिसाब से। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं भैया, ये बायोलॉजी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भैया हम तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासें आपको करवा चुका, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटेल में तो जा रहे हैं, लेकिन हम डिटेल में वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए। मैंने आज तक इस बैच में एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं करवाया है जो आपसे आपके एग्जाम के बाहर पूछा गया है। बहुत ज़्यादा क्लासें इस वजह से हो चुकी है क्योंकि हम कम समय लेते हैं आपके क्लास के लिए, जैसे कि 20 मिनट, 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट। 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो वही आपको 40-50 क्लासों में शायद ये पूरा बैच समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी क्वेश्चन को कराया है मैंने, जिस भी चैप्टर को कराया है, अपनी जान झोंकी है, मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। इसलिए भैया उस बैच में जाइए, आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने जो रेलवे में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रखे। तो ये क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो भी जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में मिलेगी, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया।
और लास्ट में जैसे ये आप वीडियो देख कर हटोगे तो आपको स्क्रीन पे भी उस पेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए। अलग अलग चैप्टरों पर, अलग अलग टॉपिकों पर बहुत अच्छी अच्छी क्लास ले रखी है, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप उन सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से दे सको। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यूट्यूब क्या हमारा इंप्रेशन भेजता नहीं है, इस वजह से हमारे व्यू कम आते हैं। पता नहीं यूट्यूब क्या सोच रहा है यार, भेजता ही नहीं है कभी भी। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो रहा है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डालता हूँ, मुख्य रूप से बायोलॉजी के डालता हूँ। तो भैया उन क्वेश्चनों का आंसर लगभग हर रोज़ 10,000 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज़ इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे होगा क्या, जैसे ही आप आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो वहाँ पर भैया आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर तुरंत दे सकते हो। इसलिए वो चीज़ें ज़रूरी देख लीजिए भैया। ठीक है, वैसे आप स्वयं समझदार हो, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कोई सी भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, सभी को एनसीईआरटी बेस पर बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है भाई, ओके। तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ करके मत जाना भैया क्लास। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मासिक धर्म के दौरान योनि से रक्त किस कारण बहता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शुक्राणुओं के फटने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है अंडाणुओं के फटने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय की परत टूटने के कारण, और भैया ऑप्शन नंबर डी है योनि की दीवारें फटने के कारण। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 16/11/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योनि की दीवारें टूटने से। सॉरी, गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, गर्भाशय की परत टूटने से। वो गलती से चिन्ह हो गया। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया 16/11/2018। आगे क्वेश्चन नंबर 26 से 25 हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 से हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में 4 हो गए ना, 5वें पार्ट में आगे के क्वेश्चन करेंगे भैया हम क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि इससे पहले मैं इस क्लास से पहले 20 क्वेश्चन करवा चुका, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।